बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है अबाउट फेज। फेज एक ऐसा आर्टिकल है जो ना सिर्फ इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है। बच्चों को समझ नहीं आती कि हम ये फेज को क्यों डिस्कस करते हैं। तो आज मैं कुछ आसान एग्जांपल से आपको ये क्लियर करवाऊंगा कि फेज क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं आपको फेज समझाऊं, आइए फेज से रेलेवेंट एक आसान एग्जांपल समझते हैं ताकि हम बाद में फेज को समझ सकें। स्टूडेंट्स, अगर मैं अपने मोटिवेशन को देखूं, पूरे दिन में जो मुझे काम करने के लिए मोटिवेशन होती है, आप लोग जानते हैं कि वो डिफरेंट औकात में डिफरेंट होगी। सुबह के टाइम मेरा मोटिवेशनल लेवल कुछ और होता है, दोपहर के टाइम कुछ और होता है। अगर मैं अपने मोटिवेशनल लेवल को ग्राफ पे प्लॉट करना चाहूं, तो मैं यहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपके सामने इमेजिन करता हूं। एक्स एक्सिस पर मैं टाइम के डिफरेंट दौरानिया, डिफरेंट औकात आपके सामने इमेजिन करूंगा। जैसे कि ये पॉइंट मॉर्निंग है, ये पॉइंट जो है वो नून है, दोपहर का पॉइंट है, ये पॉइंट जो है वो इवनिंग है, और ये पॉइंट जो है वो नाइट है, रात का टाइम है, और फिर इसी तरह से आगे फिर मॉर्निंग। और इसी तरह से वाई एक्सिस पर मैं अपनी मोटिवेशन प्लॉट करता हूं, और ये है मोटिवेशन की मैक्सिमम वैल्यू जो मैं अचीव कर सकता हूं पूरे दिन में। अब स्टूडेंट्स, मैं अपने लिए बात करता हूं, हाइपोथेटिकली फर्जी तौर पर एक केस बना लेता हूं कि मैं जब अपने आप को ऑब्जर्व करता हूं तो मैंने देखा कि मॉर्निंग में मेरी मोटिवेशन बिल्कुल जीरो होती है। तो ग्राफ के ऊपर मैं ये पॉइंट प्लॉट करूंगा। और फिर मैंने देखा कि दोपहर के टाइम मेरी मोटिवेशन जब वो मैक्सिमम हो चुकी होती है, तो ये पॉइंट आया मेरे पास दोपहर के लिए। और फिर इसी तरह से मैंने देखा कि शाम के टाइम फिर से मेरी मोटिवेशन जो है वो जीरो हो चुकी होती है, और ये पॉइंट आया। और फिर मैंने देखा कि एट नाइट मैं इतना थक चुका होता कि मेरी मोटिवेशन नेगेटिव में चली जाती है, यानी मैं तो डीमोटिवेट हो जाता हूं, तो मैक्सिमम डीमोटिवेट हो जाता हूं रात के टाइम। और फिर जब मैं सोकर उठता हूं तो दोबारा से मेरी मोटिवेशन जो है वो जीरो पर होती है अगले दिन। तो स्टूडेंट्स, जब मैंने ये सारे पॉइंट्स आपके सामने ड्रॉ किए, अगर मैं इनको यहां पर मिलाऊं तो हमारे पास ये एक कर्व आई। इस कर्व में खास बात क्या है, ये कर्व मुझे बता रही है कि यहां पर मेरी मोटिवेशन जो है वो मिनिमम है, फिर मैक्सिमम है, फिर यहां पर मिनिमम है, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम है, और फिर यहां पर दोबारा से मिनिमम है। ये मिनिमम और मैक्सिमम का चक्कर कहीं आप लोगों ने कहीं और देखा है? स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हम लोगों ने जो साइन थीटा की वैल्यूज पढ़ी हैं, उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि साइन जीरो जो है वो जीरो होता है, जो कि साइन की मिनिमम वैल्यू है। साइन 90 1 होता है, या +1 कह लेते हैं, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है साइन की। साइन 180 फिर से जीरो होता है, तो मिनिमम वैल्यू है। और फिर साइन 270 -1 होता है, ये भी मैक्सिमम है लेकिन नेगेटिव में मैक्सिमम है। और साइन 360 जीरो है, और वो मिनिमम वैल्यू है। अगर आप यहां पर देखें तो ये तो वही पैटर्न मिनिमम और मैक्सिमम का बन रहा है जो पैटर्न मेरी मोटिवेशन लेवल का था। यानी कि जो हमारे पास साइन का ग्राफ अगर मैं आपके सामने प्लॉट करूं और उसमें मैं ये सारे एंगल एक्स एक्सिस पर लूं, तो फिर मैं देखूंगा कि हमारे पास साइन 0 मिनिमम है, साइन 90 मैक्सिमम है, साइन 180 मिनिमम है, और साइन 270 नेगेटिव में मैक्सिमम है, और साइन 360 फिर से जीरो है यानी मिनिमम है। तो मेरे पास बिल्कुल वैसा ही ग्राफ आ जाएगा जैसा मेरी मोटिवेशन का ग्राफ था। यानी मेरी मोटिवेशन पूरे दिन में ऐसे चेंज होती है जैसे साइन की वैल्यूज चेंज होती है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरी मोटिवेशन है, इट इज अ फंक्शन ऑफ साइन। फंक्शन ऑफ साइन का मतलब है कि बिल्कुल वैसे चेंज होती है जैसे साइन की वैल्यूज डिफरेंट एंगल्स पर चेंज होती हैं। तो मैं अपनी आसानी के लिए क्या करता हूं कि ये जो साइन की एंगल की वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज मैं वहां पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं टाइम में, जो मैंने आपके सामने इमेजिन कर लिया है, जो मॉर्निंग नून वगैरह मैंने इमेजिन किया हुआ है। अगर मैं ये वैल्यूज उसकी जगह रख दूं, तो अब आप देख रहे हैं मैं अपनी मोटिवेशन को टाइम के लिहाज से नहीं बल्कि एंगल के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूं। अब स्टूडेंट्स, अगर आप में से कोई मुझे कॉल करके पूछता है, हाँ भाई क्या मोटिवेशन है, तो मैं उसको अगर ये कहने की बजाय कि भाई मोटिवेशन बहुत ज्यादा है, अगर मैं कह दूं यार थीटा 90 डिग्री है, तो वो खुद ही समझ जाएगा यार थीटा 90 डिग्री है ना, इसका मतलब है सर की मोटिवेशन जो है वो तो साइन पर डिपेंड करती है, और थीटा 90 सर बता रहे तो इसका मतलब साइन 90 तो मैक्सिमम होता है। तो मेरे थीटा 90 कहने पर आप समझ जाएंगे सर मुझे बताना चाह रहे हैं कि मोटिवेशन जो है वो मैक्सिमम है। हालांकि थीटा 90 का मुझसे कोई ताल्लुक डायरेक्ट नहीं बनता। यानी इसका यह मतलब नहीं है कि आप मुझे कॉल करें और मैं आपको बताऊं कि थीटा जो है वो 90 हो गया, इसका मतलब मैं 90 डिग्री रोटेट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये 90 डिग्री वहां कोई एग्जिस्ट नहीं करता। ये सिर्फ मैं अपने मोटिवेशन के लेवल को बताने के लिए एक तरीका कार इख्तियार कर रहा हूं, क्योंकि मेरी मोटिवेशन की जो वेरिएशन है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे साइन की वेरिएशन है। तो अगर आप मेरे से पूछते हैं कि भाई क्या लेवल है मोटिवेशन का, मैं कहता हूं कि भाई थीटा जो है वो 270 डिग्री है। आप समझ जाएंगे कि थीटा 270 डिग्री का मतलब है सर मुझे बताना चाह रहे हैं कि मेरी मोटिवेशन इस वक्त नेगेटिव में मैक्सिमम पर पहुंची हुई, यानी कि मैं फुली डीमोटिवेट हूं।
तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि सम टाइम हम चीजों के वेरिएशन जो है वो एंगल की टर्म्स में बताते हैं, हालांकि असल में वहां कोई एंगल होता नहीं है। थीटा 90 का मतलब ये नहीं है कि सर 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं या कोई फिजिकली कोई चीज है जो 90 डिग्री रोटेट कर रही है। ये जो एंगल है ये हमारे पास फिजिकल एंगल्स नहीं है, ये सिर्फ हम लोग अपने काम को आसान करने के लिए आपके सामने बनाते हैं। अगर आपको यह बात समझ में आ गई है तो फिर अब मैं आता हूं असल बात की तरफ। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि हम लोग जब भी एक एसी सोर्स एक लोड के साथ अटैच करते हैं तो उसमें एक करंट जो है वो बहना शुरू हो जाता है, फ्लो करना शुरू हो जाता है। इस करंट की वैल्यूज जब हमने देखी तो हम लोगों को पता चला था कि शुरू में यह करंट 0 होता है और फिर उसके बाद ये करंट एक डायरेक्शन में बढ़ता है, 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 5 एम्पेयर मैक्सिमम हो गया। फिर इसी डायरेक्शन में दोबारा ये कम होना शुरू हो जाता है, 5 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 1 एम्पेयर, 0 एम्पेयर। लेकिन फिर उसके बाद करंट जब 0 होता है ना तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, अब करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में बहना शुरू हो जाता है और बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है और फिर ये उसी ऑपोजिट डायरेक्शन में कम होना शुरू हो जाता है। तो फिर हमारे पास 5 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 1 एम्पेयर और 0 एम्पेयर। ये हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट का साइकिल था। इसको मैंने डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, इसलिए यहां पर बस आपको इतना ओवरव्यू देता हूं। अब स्टूडेंट्स, अगर आप अपने करंट को गौर से देखें तो आप लोग इस करंट को यहां पर प्लॉट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि करंट जो है वो हमारे पास यहां वाई एक्सिस पर मैं ले लेता हूं और एक्स एक्सिस पर मैं आपके सामने टाइम ले लेता हूं। तो हमने देखा कि शुरू में करंट बिल्कुल 0 था, फिर आप लोगों ने देखा कि करंट बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम वैल्यू पर गया, तो मैं ये आपके सामने प्लॉट कर देता हूं कि ये मैक्सिमम हो गया। उसके बाद फिर आपने देखा कि उसी डायरेक्शन में करंट कम होना शुरू हो गया, कम होते होते 0 हुआ, तो ये मैं आपके सामने ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देता हूं। फिर हमने देखा करंट ने अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर ली और रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गया, तो ग्राफ के ऊपर रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ते बढ़ते करंट का आपके पास ये पॉइंट आएगा और फिर उसी रिवर्स डायरेक्शन में करंट दोबारा से कम होना शुरू हो गया और फिर हमारे पास जब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन में करंट कम होते होते ये पॉइंट आ गया। यानी कि जो ऊपर वाला पोर्शन है ये आपको बता रहा है कि करंट एक डायरेक्शन में जा रहा है, सपोज कर ले ए से बी, और जो नेगेटिव करंट का साइकिल है वो ये बता रहा है कि करंट बी से ए जा रहा है, यानी कि करंट अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अब स्टूडेंट्स, इस ग्राफ को अगर आप गौर से देखें तो यहां पर क्या है, करंट मिनिमम था, फिर करंट मैक्सिमम था, फिर करंट मिनिमम था, फिर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम था यानी नेगेटिव में मैक्सिमम था, और फिर करंट दोबारा से 0 था। अगर आपको कुछ याद आया हो तो ये तो बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरा मोटिवेशन का ग्राफ बना था वैसा ग्राफ बना है, और ये मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम की वैल्यूज का बिल्कुल यही एग्जैक्ट रेपिटेशन तो मैंने आपको साइन के ग्राफ में भी अभी दिखाया। इसका मतलब यहां पर जो हमारा करंट है वो साइन के ग्राफ से बिल्कुल मिलता जुलता है, यानी कि करंट की जो वेरिएशन है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे साइन की वैल्यूज डिफरेंट एंगल्स पर चेंज होती हैं। तो स्टूडेंट्स, फिर मैं क्या करता हूं, वही वाला काम कि मैं अपने करंट को ये एंगल्स जो साइन के एंगल्स हैं ये वहां सब्स्टिट्यूट करके एंगल्स की फॉर्म में बताता हूं। अब मैं आपके सामने ये जो एंगल्स बना रहा हूं ये कोई फिजिकल एंगल्स नहीं है, ये कोई करंट नहीं बना रहा कहीं एंगल, ये एंगल का काम है सिर्फ आपको यह बताना कि किसी लम्हे करंट की वैल्यू कितनी है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि एंगल 90 है, तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे क्योंकि करंट साइन का फंक्शन है और साइन 90 पर मैक्सिमम होता है तो सर बताना चाह रहे हैं करंट मैक्सिमम पहुंच गया। मैं कहता हूं कि एंगल 180 है, ये जब मैं एंगल 180 बोलूंगा तो आप समझ जाएंगे कि सर बताना चाह रहे हैं कि करंट जो है वो इस वक्त 0 है, हाफ साइकिल कंप्लीट हो चुका है और अब करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो गया। देखें, अगर मैं आपको वैसे बताऊं कि यहां क्या हो रहा है इस पॉइंट पर तो मुझे बहुत सी चीजें बतानी पड़ेंगी। इतनी सारी बातें कहने की बजाय अगर मैं आपको यह कह दूं कि थीटा 180 है, आप खुद सारी बातें समझ जाएंगे कि सर क्या कह रहे हैं, क्योंकि थीटा 180 पर आप लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास जो करंट है वो 0 होता है और अब वो डायरेक्शन चेंज करने जा रहा होता है। तो हम अपने काम को आसान करने के लिए यहां पर करंट को एंगल की टर्म्स में डिफाइन करेंगे क्योंकि करंट इज अ फंक्शन ऑफ साइन। स्टूडेंट्स, ये जो एंगल है ना जो किसी भी लम्हे करंट या वोल्टेज की, अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यूज बताता है, इस एंगल को हम कहते हैं फेज। तो बेसिकली ये है फेज। फेज क्या है, फेज एक एंगल है जो एक्चुअली में कहीं नहीं होता। अगर मैं कहूं थीटा 90 है तो इसका यह मतलब नहीं कि पहले चार्जेस स्ट्रेट जा रहे थे और अचानक से 90 डिग्री उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया, नहीं, बल्कि थीटा 90 का मतलब है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि करंट इस वक्त ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू रखता है। तो स्टूडेंट्स, ये है फेज। तो याद रखिएगा यहां पर डिफाइन करते हैं फेज क्या होता है। तो याद रखिएगा फेज इज एन एंगल। भाई कैसा एंगल है, क्या बताता है ये, विच
specifies the instantaneous value of alternating current और वोल्टेज। ये वो एंगल है जो बताता है कि किसी लम्हे करंट क्या कर रहा है, मैक्सिमम पर है, मिनिमम पर है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम पर है, उसकी कितनी वैल्यू है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑल्टरनेटिंग करंट की और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज बनाने वाला एंगल, उसे हम कहते हैं फेज। तो फेज एक्चुअली थीटा होगा। क्या ये एंगल फिजिकली की बन रहा होगा? नहीं, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं कहता हूं मेरी मोटिवेशन इस वक्त थीटा 90 है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं 90 डिग्री उल्ट हो गया हूं? नहीं, इसका मतलब है क्योंकि मेरी मोटिवेशन साइन पर डिपेंड करती है और साइन 90 जो है वो मैक्सिमम होता है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मेरी मोटिवेशन मैक्सिमम है जब मैं आपको कहूंगा कि थीटा 90 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स, ये फिजिकल एंगल्स नहीं होते। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो मैं आपको जैसे कि बता रहा हूं कि करंट इज अ फंक्शन ऑफ साइन, तो मैं यहां से एक इक्वेशन जो लास्ट टाइम मैंने बनाई थी ये बता देता हूं। ये क्या बता रहा है कि करंट ऐसे चेंज होगा जैसे साइन की वैल्यूज चेंज होती है। इसी तरह से हमारे पास v इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा भी लिख सकते हैं कि वोल्टेज इज अ फंक्शन ऑफ साइन। तो ये दोनों जो हमारे पास इक्वेशंस हैं ये मैं आपको लास्ट टाइम पढ़ा चुका हूं। अब स्टूडेंट्स जरा तवज्जो से मेरी बात सुननी है। आज के बाद मैं आप लोगों के सामने जब भी करंट बनाऊंगा तो डेफिनेटली करंट का एक ग्राफ बनाऊंगा जो एक साइनोसाइडल कर्व होगी। अब स्टूडेंट्स, क्या असल में करंट एक कर्व है? करंट तो मूवमेंट ऑफ चार्जेस है और मूवमेंट ऑफ चार्जेस ऐसे नहीं होती। तो याद रखिएगा, मूवमेंट ऑफ चार्जेस ऐसे नहीं है, ये सिर्फ उसका ग्राफ है जो हम ऐसे बनाते हैं और वो मैंने आपको बता दिया क्यों बनाते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं आपके सामने करंट और वोल्टेज का रिलेशन चैप्टर नंबर 13 में आप लोगों के साथ डिस्कस करता, तो चैप्टर नंबर 13 में आप लोगों ने देखा कि जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ जाता है। तो इसका मतलब वोल्टेज और करंट का डायरेक्ट रिलेशन आया। ट्रांसफार्मर में आप लोगों ने पढ़ा कि जब आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट कम हो जाता है। तो यहां से आप रिलेशन निकाल लेंगे कि वोल्टेज और करंट का इनवर्स रिलेशन है। तो दो वेरिएबल्स को आपस में उनका रिलेशन फाइंड आउट करना, उनको आपस में रिलेट करना बहुत आसान है। या उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इस तरह के रिलेशन होंगे। लेकिन यहां मसला क्या है, चैप्टर नंबर 16 के अंदर जब मैं कहूंगा वोल्टेज तो भाई वो एक ग्राफ होगा, और जब मैं कहूंगा करंट वो भी एक ग्राफ होगा। अब ग्राफ को दूसरे ग्राफ से कैसे रिलेट करें? एक ग्राफ का दूसरे ग्राफ से क्या रिलेशन बन रहा है, यहां यह मसला है। तो वहां पर तो डायरेक्टली और इनवर्सली रिलेशन होते थे, लेकिन यहां पर क्योंकि आप अपने वेरिएबल्स को एक ग्राफ की फॉर्म में, एक वेव फॉर्म में शो कर रहे हैं, तो एक वेव का दूसरी वेव के साथ, एक ग्राफ का दूसरे ग्राफ के साथ क्या रिलेशन हो सकता है, यह अब हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो असल आज का मुद्दा यह है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने 3 डिफरेंट केसेस लूंगा और उन 3 डिफरेंट केसेस में आपको यह समझाऊंगा कि किस तरह से हम दो ग्राफ का रिलेशन आपस में ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये 3 काम हो सकते हैं आपके पास। एक काम ये हो सकता है कि आपके पास एक ग्राफ है, इसे मैं वेव 1 कह देता हूं, और फिर मेरे पास एक और वेव है, इसे मैं वेव 2 कह देता हूं। तो दो वेव्स, वेव 1 और वेव 2, बिल्कुल इस तरह से भी हो सकते हैं। इनका आपस में क्या रिलेशन है अभी डिस्कस करेंगे। एक और काम यह हो सकता है कि मेरे पास यही दो वेव्स हो, और मेरे पास एक वेव ये हो, और दूसरी वेव ये हो। वही दो वेव्स हैं यहां पर। तो अब इन दो वेव्स का आपस में क्या रिलेशन होगा? तो इनको भी मैं वेव 1, रेड वाली को वेव 1 और ब्लू वाली को वेव 2 कह देता हूं। इसी तरह से थर्ड केस जो मैं आपके सामने
हाइपोथेटिकली इमेजिन करूंगा वो है कि मेरे पास ये एक वेव है और इसके साथ मेरे पास ये एक वेव है, इसको भी मैं वेव 1 और वेव 2 का नाम देता हूं। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने आपके सामने 3 एक जैसी वेव्स इमेजिन की हैं, लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि उन वेव्स को जब मैं इकट्ठा बना रहा हूं तो मेरे पास 3 एक जैसी पिक्चर्स नहीं आ रही। इन तीनों पिक्चर्स में फर्क किस चीज का है, आइए जरा देखते हैं। अगर ये पहली डायग्राम आप इमेजिन करें तो ये पहली डायग्राम कुछ इस तरह से है, इसमें वेव 1 और वेव 2 आप लोगों को कुछ इस तरह से नजर आ रही है। अब मैंने क्या किया, अगर मैं वेव 1 और वेव 2 में से किसी एक को इस तरह से मूव करूं तो आप देखेंगे ये जो नई पिक्चर आई है वो ये वाली पिक्चर है। और इसी तरह से अगर वही ओरिजिनल पिक्चर हम देखें वेव 1 और वेव 2 और मैं उसको कुछ इस तरह से मूव करूं किसी एक वेव को तो आप देखेंगे अब हमारे पास वो थर्ड वाला केस बन गया। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है, ये वेव्स एक ही हैं लेकिन मैं एक वेव को दूसरे के लिहाज से टाइम एक्सिस पर मूव कर रहा हूं बेसिकली। तो अब इनके दरमियान रिलेशन चेंज होता जाएगा। अब आइए देखते हैं कि ये दो वेव्स को मैं क्या बोलूं कि वेव 1 और वेव 2 क्या है आपस में। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर आप गौर से देखें इस वेव को तो हमने अब रिलेशन बिल्ड करना है वेव 1 और वेव 2, यानी वेव 1 और वेव 2 एक दूसरे के साथ क्या कर रही हैं। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि दोनों वेव इस पॉइंट पर जीरो थी, दोनों का मैग्नीट्यूड जीरो है। फिर दोनों का मैग्नीट्यूड बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट पर मैक्सिमम हो गया और फिर दोनों का मैग्नीट्यूड कम होते होते इस पॉइंट पर जीरो हो गया और फिर दोनों का मैग्नीट्यूड नेगेटिव में बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट पर मैक्सिमम हो गया और फिर दोनों का मैग्नीट्यूड नेगेटिव में कम होते होते इस पॉइंट पर जीरो हो गया। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं दोनों एक ही टाइम पर जीरो हो रहे हैं, एक ही टाइम पर मैक्सिमम हो रहे हैं, एक ही टाइम पर दोबारा जीरो हो रहे हैं हाफ साइकिल के बाद, एक ही टाइम पर नेगेटिव में मैक्सिमम हो रहे हैं और एक ही टाइम पर दोबारा से पूरा साइकिल कंप्लीट करने के बाद जीरो हो रहे हैं। यानी आप देख रहे हैं ये दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ काफी हद तक सिंक्रोनाइज्ड हैं, मैच हो रही है इनकी वेरिएशन। स्टूडेंट्स ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं कि ये दोनों वेव्स इन फेज हैं। तो जब दो वेव्स एक साथ बढ़े, एक साथ कम हो, एक साथ मैक्सिमम हो, एक साथ जीरो हो, तो फिर हम कहते हैं ये तो एक दूसरे के साथ बिल्कुल दोस्ती रखती हैं। तो हम इसे फिजिक्स में कहते हैं कि ये दो वेव्स इन फेज हैं। तो ये पहला रिलेशन मैं आपको बता रहा हूं, इन फेज। तो भाई दो वेव्स को इन फेज कब बोलूंगा, जब वो ग्राफ के ऊपर इस तरह से दिखेंगी। और ये ग्राफ के ऊपर क्या कर रही है, मैं इसको लिख देता हूं आपके सामने कि वेव 1 एंड वेव 2 आर इन फेज। क्यों भला? बिकॉज दे रीच their maximum or minimum at same time। दोनों अपने मिनिमम और मैक्सिमम पर एक ही वक्त में पहुंची हैं। तो इस लम्हे ये भी मैक्सिमम और ये भी मैक्सिमम है। नाउ स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हमारे पास हम ये भी कह सकते हैं बोथ इंक्रीज और डिक्रीज साइमल्टेनियसली। दोनों एक साथ इंक्रीज भी कर रही हैं
एक साथ इंक्रीज भी कर रही है, एक साथ डिक्रीज कर रही है, एक साथ नेगेटिव में इंक्रीज, एक साथ नेगेटिव में डिक्रीज। तो इसका मतलब हमारे पास दोनों एक साथ इंक्रीज कर रही है और एक साथ डिक्रीज कर रही है। इसे हम बोलते हैं कि दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ इन फेज है। तो जब वेव्स का आपस में हम कंपैरिजन करते हैं तो वेव्स का आपस में एक किस्म का रिलेशन ये होता है कि वो एक दूसरे के साथ इन फेज होती है। ये हम लोगों ने डिटेल में आगे पढ़ना है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स, इसी बात को हम एक और तरह से भी कह सकते हैं, और वो क्या है, जरा इमेजिन करें ये डायग्राम और आप दोनों वेव्स को थोड़ी देर के लिए अलग-अलग कर दें। आप लोग जानते हैं कि दोनों साइन वेव्स हैं, तो फिर मैं इनको वही एंगल्स दे सकता हूं कि जब वो 0 होंगी तो 0 डिग्री, जब वो मैक्सिमम तो 90 डिग्री, हाफ साइकिल के बाद 0 तो 180 डिग्री, और नेगेटिव में मैक्सिमम तो 270 डिग्री, और फिर हमारे पास एंड पर 360 डिग्री। अब दोबारा से इनको इकट्ठा कर देते हैं। अब जरा देखें, इस पॉइंट के ऊपर ऊपर वाली वेव जो है उसका भी फेज 90 डिग्री है और नीचे वाली वेव का भी फेज 90 डिग्री है। तो फेज डिफरेंस कितना हुआ? 90 माइनस 90, 0। अच्छा, ये वाला पॉइंट देख लें। इस पॉइंट पर दोनों वेव्स का फेज 270 है क्योंकि दोनों नेगेटिव में मैक्सिमम है, और फेज डिफरेंस कितना हुआ? 0। तो बात यह है कि आप कहीं पर भी चेक करें तो आप देखेंगे फेज डिफरेंस आपको हर जगह पर 0 मिलेगा। तो हम एक बात यह भी कह सकते हैं इन फेज के लिए कि इन फेज कब होता है? मुश्किल अल्फाज में हमने क्या बोला? जब एक साथ बढ़े, एक साथ कम हो, एक साथ मैक्सिमम, एक साथ 0। लेकिन आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं इन फेज कब होता है? दो वेव्स कब इन फेज कहलाएंगी? याद रखिएगा, जब उनका फेज डिफरेंस 0 डिग्री हो। जहां पर एक वेव का 90 डिग्री हो, दूसरा का भी 90 डिग्री हो, एक का 180 डिग्री तो दूसरा का भी 180 डिग्री, तो डिफरेंस कितना बनेगा? 0। तो फेज डिफरेंस अगर 0 हो तो हम कहेंगे वेव्स इन फेज है। ये छोटी सी बात है स्टूडेंट्स, आपको आई होप समझ में आ गई होगी। आइए अब जरा देखते हैं वेव्स का दूसरा रिलेशन। अगर आप इस रिलेशन में देखें तो आप देखेंगे कि इस रिलेशन में अगर आप इस पॉइंट पर देखें दोनों 0 हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हुई तो एक नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो गई। ये तो मैचिंग बिहेवियर नहीं है, ये आपस में सिंक्रोनाइज तो नहीं है, ये तो बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट करने वाला काम है कि एक जो है वो एक डायरेक्शन में जा रही है तो दूसरी बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। इसे हम कहते हैं भाई ये तो बिल्कुल भी दोस्ती नहीं है, ये तो इन फेज नहीं है, ये तो आउट ऑफ फेज है, ये तो सरासर दुश्मनी है, यानी बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे। तो याद रखिएगा, दो वेव्स को एक रिलेशन हम ये भी कह सकते हैं कि वो आपस में आउट ऑफ फेज भी हो सकती हैं। और ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब आप देखेंगे कि व्हेन वेव 1 increases in one direction, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव तो मैं वन डायरेक्शन लिख देता हूं। जब वेव 1 एक डायरेक्शन में इंक्रीज होगी एंड वेव 2 इंक्रीजेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जब एक वेव किसी डायरेक्शन में बढ़े तो दूसरी वेव उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़े, तो फिर हम कहते हैं कि भाई वो तो आउट ऑफ फेज है। देन दे आर सेड टू बी आउट ऑफ फेज। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं इसको दुश्मनी क्यों बोल रहा हूं, इसको दोस्ती क्यों बोल रहा हूं? तो मैं यहां लिख देता हूं कि ये एक किस्म की दोस्ती है, ठीक है, और आउट ऑफ फेज होना दो वेव्स की एक किस्म की दुश्मनी है, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स, मैं इसको दुश्मनी क्यों बोल रहा हूं? आप डेली लाइफ में भी ऐसे देखते हैं ना, जब आप एक तरफ को जाते हैं तो जो आपका दोस्त होगा वो आपके साथ चलेगा, लेकिन अगर आप एक काम करने लगे हैं तो आपका जो दुश्मन होगा वो आपके बिल्कुल ऑपोजिट काम करेगा। तो यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है। तो इन दो वेव्स की आपस में बिल्कुल भी दोस्ती नहीं है। अब स्टूडेंट्स, ये चीज आप लोगों ने सीआरओ में पढ़ी थी चैप्टर नंबर 14 में, लेकिन मैंने यहां पर फिर भी एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि एक्चुअली में जब इन फेज की बात होनी चाहिए तो आपको पता होना चाहिए आउट ऑफ फेज भी क्या है। अब स्टूडेंट्स, इसको भी मैं एक आसान तरीके से समझा सकता हूं। जरा आउट ऑफ फेज दोनों वेव्स को देखिए और स्टूडेंट्स इन दोनों वेव्स को अलग कर देते हैं। ये पहली वेव तो आपको सिंपल नजर आ रही है। पहली वेव जो है उसमें ये 0.0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180, ये 270 और ये 360। लेकिन अगर आप ये दूसरी वेव देखें तो दूसरी वेव में आप देख रहे हैं कि यहां तो नेगेटिव पोर्शन पहले आ रहा है,
तो आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लें, पॉजिटिव पोर्शन को इमेजिन कर लें जस्ट। अगर आप इमेजिन करें तो फिर पॉजिटिव पोर्शन अगर एग्जिस्ट करता हो तो ये 0 होगा, ये 90 होगा, तो फिर ये पॉइंट जो वेव के अंदर पहला पॉइंट बन रहा है ये 180 डिग्री हुआ, और फिर ये 180 होगा तो फिर ये 270 और ये 360, और इसी तरह से आप 90 90 ऐड करते जाए तो हमारे पास ये जो फेज बनेगा इसका। अब स्टूडेंट्स दोनों वेव्स को इकट्ठा कर देते हैं। ये मैंने दोनों वेव्स को इकट्ठा कर दिया। इस पॉइंट पर अगर आप देखें तो ऊपर वाली वेव का जो फेज है वो 0 डिग्री बन रहा है, जबकि नीचे वाली वेव का 180 डिग्री। या फेज सेम नहीं है एक ही पॉइंट के ऊपर, तो अगर एक 180 है दूसरा 0 है तो डिफरेंस कितना बना? 180 बना, क्योंकि 180 माइनस 0 इज 180 डिग्री। और स्टूडेंट्स अगर आप ये वाला पॉइंट देखें, यहां ऊपर वाली वेव 90 डिग्री है और नीचे वाली जो वेव है उसका फेज 270 है, और अगर आप फेज डिफरेंस देखें दोनों पॉइंट पर तो आप देखेंगे कि हमारे पास फेज डिफरेंस 270 माइनस 90 स्टिल 180 डिग्री आ रहा है। यानी कि आप कहीं पर भी चेक कर लें तो फेज डिफरेंस कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। तो आउट ऑफ फेज को बताने का एक तरीका यह भी है कि आप यूं कह दें, मुश्किल तरीका क्या है, जब एक बढ़ रही हो तो दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही हो, लेकिन आसान अल्फाज में अगर आपने बताना ना दो वेव्स की दुश्मनी है, आउट ऑफ फेज है, तो आप आसान अल्फाज में कम वक्त में क्या बता सकते हैं? आप सिर्फ ये बता दें फेज डिफरेंस कितना है? 180 डिग्री। जब आप बोलेंगे ना 180 डिग्री, हम समझ जाएंगे कि वो दोनों वेव्स एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट बिहेवियर रखती हैं। स्टूडेंट्स ये बात आपको समझ में आई? आपने इन दोनों केसेस में खास बात देखी? खास बात क्या है? ये दोनों एक्सट्रीम केसेस हैं, पक्की दोस्ती और पक्की दुश्मनी। समझ लगी? लेकिन जरूरी नहीं हमेशा ऐसा हो। अगर हमारे पास दो वेव्स इस तरह से तो ये पक्की दोस्ती है, बिल्कुल 180 डिग्री डिस्प्लेस कर दूं तो पक्की दुश्मनी। लेकिन व्हाट अबाउट दिस केस? यहां पर आप देख रहे हैं दोनों वेव्स में पक्की दोस्ती भी नहीं है, पक्की दुश्मनी भी नहीं है, तो यहां पर हमारे पास क्या केस होगा? ये है हमारे पास एक जनरल केस जिसको मैंने थर्ड केस आपके सामने शो किया। तो स्टूडेंट्स अब ये थर्ड केस क्या है? ये इन दोनों के दरमियान में, अगर फेज डिफरेंस ना 0 हो ना 180 हो तो फिर क्या होगा? आइए स्टूडेंट्स अब इस केस को देखते हैं। अगर आप ये वाला केस इमेजिन करें तो जैसे इन फेज वेव्स इमेजिन कर लें, तो इन फेज वेव में अगर आप एक वेव को डिस्प्लेस करें, 180 नहीं करना लेकिन थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया आपने, सपोज करें आपने इतना डिस्प्लेस कर दिया, अब हमारे पास ये जो दो वेव्स हैं इनका आपस में क्या रिलेशन है? तो आप गौर से देखें तो आप कहेंगे कि यहां पर एक जो वेव है उसका मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पर 0 है, लेकिन उसी पॉइंट के ऊपर अगर आप देखें दूसरी जो वेव है वो अपने मैक्सिमम पर पहुंची हुई है। यानी अभी एक वेव का मैग्नीट्यूड 0 है जबकि दूसरी वेव मैक्सिमम पर पहुंच गई है। यह तो अक्सर जब आप दौड़ लगा रहे हो तो होता है कि एक शख्स अभी अपनी जगह से चला भी नहीं है और दूसरा फिनिश लाइन तक पहुंच गया। इस सूरत में हम कहेंगे कि वो जो शख्स फिनिश लाइन पर पहुंच गया है वो तो लीड कर रहा है। लीड करने का मतलब क्या? आगे चल रहा है। और जो शख्स पीछे रह गया है उसे हम कहेंगे कि वो लैग कर रहा है। तो यहां पर भी अगर आप गौर से देखें, ना इनमें पक्की दोस्ती है ना इनमें पक्की दुश्मनी है, नीदर दे आर इन फेज नॉर दे आर आउट ऑफ फेज, बल्कि हम कह सकते हैं कि यहां पर एक वेव पीछे है और दूसरी वेव थोड़ी सी आगे चल रही है, एडवांस में चल रही है। अभी एक वेव 0 पर थी, दूसरी मैक्सिमम पर पहुंच चुकी है। तो स्टूडेंट्स इसे हम कहेंगे कि दिस वेव इज लीडिंग द अदर वेव, या मैं उल्टा भी कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं दिस वेव इज लैगिंग बिहाइंड द अदर वेव। तो अगर मैं ये कह सकता हूं कि ये वेव इससे आगे है तो मैं कह सकता हूं दूसरी वेव उससे पीछे होगी। तो लीड और लैग एक ही सेंटेंस में बोले जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये केस अब देखते हैं। हमारे पास हमने क्या देखा कि इस केस में आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे इन दो वेव्स का आपस में क्या रिलेशन है? इसमें आप कहेंगे कि ये जो वेव है इस वक्त 0 थी, तो जिस वक्त ये 0 है ब्लू वाली वेव मैक्सिमम पर पहुंची हुई है, तो इसका मतलब ब्लू वाली वेव ऐसा लग रहा है जैसे आगे चल रही है। तो ब्लू वाली वेव लीड कर रही है और रेड वाली वेव जो है वो लैग कर रही है, पीछे रह गई है। तो क्या लिखेंगे आप? व्हेन रेड वेव 1 है तो व्हेन वन वेव इज 0, व्हेन वेव 1 इज 0, जब वेव 1 का मैग्नीट्यूड 0 है, the other wave
is at its maximum position। जब एक 0 पर है तो दूसरी अपनी मैक्सिमम पर है, ठीक है ना। तो फिर हम कहेंगे, क्या कहेंगे जी, हम कहेंगे कि यहां पर इस केस के अंदर जो वेव 2 है, वेव 2 इज लीडिंग वेव 1 बाय, अभी यहां तक चलें, बाय को भी मैं बाय बाय कर देता हूं, उसको छोड़ देता हूं। तो यहां पर हम लोग ने क्या सीखा कि हमारे पास जो वेव 2 है वो वेव 1 को लीड कर रही है। वेव 1 अभी 0 पर थी और वेव 2 मैक्सिमम पर पहुंची हुई है, फिनिश लाइन पर पहुंच भी गई है, तो वेव 2 आगे चल रही थी। इसका मतलब वेव 2 इज लीडिंग वेव 1। मैं इसका उल्ट भी कह सकता हूं, और मैं ये भी कह सकता हूं कि वेव 1 इज लैगिंग बिहाइंड वेव 2। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास वेव 1 वेव 2 से लैग कर रही है, या वेव 2 वेव 1 को लीड कर रही है। तो याद रखिएगा, हमारे पास ये बेसिकली इन फेज पक्की दोस्ती, ये पक्की दुश्मनी। लेकिन अगर दरमियान का कोई केस हो, ना 180 का डिफरेंस हो ना 0 का डिफरेंस हो, दरमियान का कोई केस हो, फिर हम इसको यहां से यूं देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, फिर एक वेव या लीड कर रही होगी या लैग कर रही होगी। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि इन फेज को मैं फेज डिफरेंस के तौर पर भी बता सकता हूं, आउट ऑफ फेज को मैं फेज डिफरेंस के तौर पर भी बता सकता हूं। तो यहां पर भी मुझे फेज डिफरेंस के तौर पर बताना आना चाहिए ना। तो अगर आप गौर से देखें, इसी सिचुएशन को अगर आप इमेजिन करें, तो दोनों वेव्स को थोड़ी देर के लिए अलग कर लेते हैं। अगर आप ये वाली वेव देखें तो ये तो 0 से स्टार्ट हो रही है, तो इसके तो वही एंगल्स हैं, बार बार बता चुका हूं। तो आप लोग इमेजिन कर लें, 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और 360। लेकिन दूसरी वेव अगर आप गौर से देखें तो वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रही। कहां से स्टार्ट हो रही है? मैक्सिमम से। अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपको इमेजिन करवाने के लिए इसका बाकी पोर्शन आप लोगों के सामने ड्रॉ कर दूं, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये पॉइंट एक्चुअली 0 बन रहा है, क्योंकि यहां से वो स्टार्ट हो रही है। तो फिर ये जो ग्राफ के ऊपर पहला पॉइंट आ रहा है, ये 90 डिग्री होगा, और फिर ये 90 होगा तो अगला 180 डिग्री, फिर 270, फिर 360 एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास दोनों वेव्स को करते हैं इकट्ठा। जब मैंने दोनों वेव्स को इकट्ठा किया तो मैंने देखा कि ये जो हमारे पास वेव 1 है, इस पॉइंट के ऊपर आप देख रहे हैं कि वेव 1 0 है, तो इसका फेज आपको नजर आ रहा है कि 0 डिग्री है। जबकि इसी पॉइंट के ऊपर वेव 2 मैक्सिमम पर है, तो उसका फेज आपको नजर आ रहा है कि वो 90 डिग्री है। और स्टूडेंट्स, डिफरेंस कितना बना? 90 डिग्री का। तो याद रखिएगा, हम ये भी कह सकते हैं कि यहां पर फेज डिफरेंस कितना हुआ? 90 डिग्री का। लेकिन स्टूडेंट्स, बजाय मैं ऐसे लिखने के, मैं इस चीज को, जो फेज डिफरेंस 90 डिग्री का आया है, मैं उसको स्टेटमेंट के अंदर एम्बेड कर दूंगा। कैसे? हमारे पास वेव 2 इज लीडिंग वेव 1, तो मैं इसके आगे लिख दूंगा वेव 2 वेव 1 को लीड कर रही है। कितना डिग्री आगे चल रही है? बाय 90 डिग्री। आप इसको पाई बाय 2 रेडियन भी लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब मैं कहूंगा वेव 1 इज लैगिंग बिहाइंड वेव 2, वेव 1 वेव 2 से पीछे रह गई है, तो उसके साथ भी मैं आगे क्या लिखूंगा? बाय 90 डिग्री और पाई बाय 2। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास लैग और लीड के केस को लिखने का तरीका। ये आगे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना है, कम से कम 5 जगहों पर यूज होना है, तो इस वजह से आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि 90 डिग्री मैंने आपको एग्जांपल दी, तो बच्चे समझते हैं बस लीड और लैग 90 डिग्री हो सकता है। ऐसा नहीं है। इमेजिन करें, मेरे पास 2 वेव्स इन फेज हैं, और हमारे पास ये जो 2 वेव्स इन फेज हैं, मैं अगर इनमें से एक वेव को इतना पीछे करूं, अब इस सूरत में ये 90 डिग्री का फेज नहीं बनता। दोनों वेव्स को थोड़ी देर के लिए अलग अलग करते हैं। ये वेव सिंपल है, आपको मालूम है, ये 0 से लेकर 360 डिग्री तक मैं इनको नंबर दे देता हूं। और मैं दूसरी जो वेव अगर देखूं, तो उस वेव में अगर आप गौर से देखें, तो हमारे पास वेव जहां से स्टार्ट हो रही है वो 90 डिग्री नहीं बन रहा। अब मैं इस वेव को थोड़ी देर के लिए आपके सामने कंप्लीट करता हूं। अगर अब मैं कंप्लीट करके इसको लिखूं, तो ये बनेगा 0 डिग्री और फिर 90 डिग्री, और उसी तरह से 360 डिग्री तक आप लोगों ने नंबरिंग दे देनी। लेकिन जो पॉइंट आप लोग देख रहे हैं हमारे पास y एक्सिस को टच कर रहा है,
उसको क्या नंबर दें? वो तो 0 और 90 के भी दरमियान में आ रहा है, और 0 और 90 के दरमियान में क्या आता है? 45 डिग्री। तो इस पॉइंट का फेज मैं आपके सामने 45 डिग्री इमेजिन कर लेता हूं। और स्टूडेंट्स, जब मैं इन दोनों वेव्स को इकट्ठे दोबारा से एक ही पॉइंट पर प्लॉट करूंगा तो आप देखें कि एक वेव जिस पॉइंट पर 0 है उसका फेज 0 है, दूसरी का फेज उस पॉइंट पर 45 डिग्री है। तो यहां पर मैं क्या कहूंगा कि वो जो वेव है वो लीड कर रही है बाय 45 डिग्री द अदर वेव, या मैं ऑपोजिट कह सकता हूं कि ये जो वेव है ये लैग कर रही है बाय 45 डिग्री। तो लीड और लैग 45 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा फेमस केस जब आप पढ़ेंगे आगे चल के, जो पहले दो केसेस आएंगे उसमें 90 डिग्री होगा। इसलिए आपकी बुक ने भी यहां पर 90 डिग्री की एग्जांपल ही दी है। अब स्टूडेंट्स आइए चलते हैं आखिरी बात की तरफ, और वो है इन ग्राफ की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर कहां से आ गया? वेक्टर तो हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, यहां वेक्टर कोई बनता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम डिस्कस करेंगे वोल्टेज और करंट, और हम लोग पढ़ के आ चुके हैं वोल्टेज और करंट कैसी क्वांटिटीज हैं, स्केलर क्वांटिटीज हैं, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन अब मैं यहां पर वेक्टर क्यों लेकर आ रहा हूं? तो आइए स्टूडेंट्स जरा चलते हैं कि समझें वेक्टर हम यहां पर क्यों लेकर आ रहे हैं। अब स्टूडेंट्स मैंने आपसे एक अजीब बात कर दी, और वो ये है कि हम ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि हम आई को आई वेक्टर या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ये वेक्टर कैसे हो सकता है? स्टूडेंट्स हम इसको वेक्टर की फॉर्म के बराबर करार दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें 3 शर्त पूरी करनी पड़ेंगी, और वो शर्तें आपके सामने लिखी हैं। तो सबसे पहले तो आप इमेजिन करें कि हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट एक्चुअली में क्या है। वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से है। अब स्टूडेंट्स ये मैंने आपके सामने एक वेव फॉर्म ड्रॉ कर दी है ऑल्टरनेटिंग करंट की। अगर आप ऑल्टरनेटिंग करंट को वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो पहली शर्त क्या है? इट्स लेंथ, वो जो भी वेक्टर आप रिप्रेजेंट करेंगे उसकी लेंथ ऑन अ सर्टेन स्केल रिप्रेजेंट्स द पीक और आरएमएस वैल्यू। उसकी जो लेंथ है वो आरएमएस या पीक वैल्यू के बराबर लेनी है हमने, जो भी स्केल हम कंसीडर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो साइकिल आपके सामने मैंने इमेजिन किया, इसमें पीक वैल्यू तो आपके पास ये है, तो मैं इतना ही बड़ा वेक्टर इमेजिन करूंगा। पहली शर्त ये है। तो आप लोगों को जो भी स्केल आप लोग चूज कर रहे हैं उस पर आपको पीक वैल्यू या आरएमएस वैल्यू जितना लेंथ का एक वेक्टर इमेजिन करना है। लेकिन ये शर्त काफी नहीं है। उसके बाद वो कहता है इट इज इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन एट द इंस्टेंट व्हेन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज 0 एंड इज इंक्रीजिंग पॉजिटिवली। जिस लम्हे जो हमारी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी है वो 0 हो और पॉजिटिव में बढ़ने वाली हो, यानी ये वाला लम्हा, ये वाला बनता है ना, क्योंकि यहां 0 और पॉजिटिव होने वाली है। इस लम्हे वो जो आपने वेक्टर इमेजिन किया उसको आपने हॉरिजॉन्टल लेना है। तो यानी कि वेक्टर की जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो ये होगी कब? जब आपकी वेव की स्टार्टिंग पोजीशन ये है, यानी कि जब आपकी जो वेव है वो 0 से स्टार्ट हो रही है और पॉजिटिव में जा रही है, उस वक्त आपका वेक्टर जो है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। तीसरी आपने इंपॉर्टेंट बात क्या इमेजिन करनी है? द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटेटिंग वेक्टर। अब आपने वेक्टर को रोटेट करना है, तो वो जो रोटेटिंग वेक्टर होगा उसकी फ्रीक्वेंसी इज सेम, बराबर होनी चाहिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी। वो जो क्वांटिटी है उसकी फ्रीक्वेंसी के। आसान अल्फाज में देखिए, जितनी देर में आपकी ये एक वेव बनती है उतनी ही देर में ये वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाए। यानी कि दोबारा देख लीजिए, जितनी देर में 0 से 360 डिग्री तक ये पूरी एक वेव हमारे पास गुजरेगी, उतनी ही देर में आपका वेक्टर 0 से 360 डिग्री रोटेट कर जाए। अगर ये तीनों शर्तें हम पूरी कर दें कि हम एक ऐसी वेव इमेजिन करें जिसकी पीक वैल्यू जितना ही हम वेक्टर ले लें, और फिर उसका जो 0 पॉइंट है जहां से वो स्टार्ट हो रही है वेव, उसके लिए हम वेक्टर को 0 पोजीशन यानी कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन दे दें, और फिर हम उन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर लें, तो स्टूडेंट्स आपको जो चीज दिखाई देगी वो कुछ इस तरह से होगी। और आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी पहले वेव की शक्ल में आप बता सकते थे, अब उसी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी को आप वेक्टर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर ये हमारे पास आई था तो ये आई वेक्टर है। अब आप लोग ये हमेशा नहीं कर सकते, ये सिर्फ आप तब कर सकते हैं जब आपके पास एक ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी हो जिसको आपने फेज के जरिए
रिप्रेजेंट किया हो, और आज हम लोगों ने फेज के जरिए ही रिप्रेजेंट किया है, एंगल्स के जरिए रिप्रेजेंट किया हो, है ना। तो वो जो हमारे पास फेज अगर मौजूद हो, अगर हमारे पास फेज हो, तो उस ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी को हम वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहां से लिया फेज, यहां से एंड से ओ आर लिया, तो ये बन गया फेजर। तो याद रखिएगा, ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट है और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, इसे हम फेजर कहते हैं। स्केलर और वेक्टर तो आपने नाम सुना होगा ये, लेकिन ये पहली दफा आप सुन रहे हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम फेजर कहते हैं। फेजर क्या होते हैं? फेजर असल में वेक्टर नहीं होते, लेकिन उनको वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, और उनको वेक्टर की तरह सॉल्व भी किया जा सकता है। तो जो चीजें वेक्टर असल में ना हो, लेकिन उनकी कैलकुलेशन वेक्टर की तरह हो सकती हो, तो फिर हम उनको वेक्टर इमेजिन कर लेते हैं, तब वो कहलाते हैं फेजर्स। तो आई होप कि फेजर्स की आपको समझ में आ गई होगी बात। अब स्टूडेंट्स, आइए हम इमेजिन करते हैं ये सारी जो चीज हम लोगों ने अभी आपके सामने बनाई है, इसको अप्लाई करते हैं अपने पहले दो केसेस पर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला केस था जिसे हम इन फेज कहते हैं। अब इन फेज को अगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो वेव्स इन फेज हैं, तो ग्राफ पर ऐसे बताऊंगा, अल्फाजों में ऐसे बयान करूंगा, फेज डिफरेंस की फॉर्म में ऐसे बताऊंगा। लेकिन अगर वेक्टर के तौर पर बताना हो, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के तौर पर, तो फिर मैं कैसे बताऊंगा? स्टूडेंट्स, जरा इमेजिन करें कि ये दोनों वेव्स हमारे पास, वेव 1 और वेव 2 जो इन फेज हैं, इनको मैं थोड़ी देर के लिए अलग-अलग कर लेता हूं। आपको मालूम है दोनों ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज हैं। अगर मैं वेव 1 को देखूं तो मैं वेव 1 को एक वेक्टर की फॉर्म में इमेजिन कर सकता हूं। अब वो सारी कंडीशंस मैंने आपके सामने बताई हैं। और अगर मैं आपको वेव 1 को सिर्फ दिखाऊं तो वेव 1 जिस तरह से हमारे पास ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी चेंज होगी, आपका वेक्टर उसी तरह से काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। इसी तरह से वेव 2 में भी आप ऐसा ही वेक्टर इमेजिन कर सकते हैं, और आपका जो ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी जैसे जैसे वेरी करेगी, वैसे वैसे आपका जो वेक्टर है वो रोटेट करेगा। अब स्टूडेंट्स, अगर यहां पर हम दोनों ग्राफ को फिर से इकट्ठा कर दें और दोनों वेक्टर डायग्राम को भी करीब ले आएं, तो फिर आप देखेंगे जब मैं इन दोनों क्वांटिटीज को एक साथ यहां पर वेरी करूंगा, तो उनके वेक्टर्स आप लोग देख रहे हैं इस तरह से रोटेट होंगे। अगर मैं इस पॉइंट पर वेक्टर आपके सामने रोक दूं, तो आप देखेंगे दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं। और अगर मैं इस पॉइंट पर आपके सामने वेक्टर रोकूं, तो आप देखेंगे दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं। यानी कि आप देखेंगे कि हमारे पास जब दो क्वांटिटीज फेज में हो, तो वेक्टर्स की फॉर्म में जब आप उनको ड्रॉ करेंगे ना, उनके वेक्टर्स हमेशा पैरेलल आपको नजर आएंगे। लेकिन अगर मैं इनिशियल पॉइंट पर देखूं, जब टाइम 0 था, तो वहां पर आप देखेंगे तो हमारे पास ये पिक्चर आएगी। इसमें भी वेक्टर्स पैरेलल हैं, लेकिन दोनों एक्स एक्सिस में। ये वाली पिक्चर मैं आपके सामने यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। तो याद रखिएगा, इन फेज के केस में वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ फेज में हैं, तो इस पॉइंट की पिक्चर अगर मैं आपको वेक्टर फॉर्म में दिखाना चाहूं, कौन सा पॉइंट है ये? टाइम इज इक्वल टू 0, इस पॉइंट पर। तो हमारे पास अगर वेव 1 रेड में इस तरह से है, तो वेव 2 उसके बिल्कुल पैरेलल होगी। और आपने एक बात नोट की, मैंने जानबूझकर वेव 2 का जो वेक्टर उसको थोड़ा सा छोटा बनाया, क्योंकि हम लोगों ने पहले डिसाइड किया हुआ है कि हमारे पास दोनों के जो वेक्टर्स हैं वो उनके पीक वैल्यू की रेशियो में लेंगे। तो इसकी पीक वैल्यू ये है, तो इसका वेक्टर इतना होगा, और जो हमारे पास दूसरा ग्राफ है उसकी पीक वैल्यू यहां से इतनी होगी, तो वो उसका वेक्टर बढ़ा लेंगे। लेकिन दोनों को एक दूसरे को पैरेलल बनाएंगे। ये जो पिक्चर है ये सिर्फ t इज इक्वल टू 0 के लिए। वैसे अगर आप देखें तो हमारे पास ये पिक्चर रोटेट होगी, लेकिन टाइम इज इक्वल टू 0 पर ये हॉरिजॉन्टल भी होंगे और पैरेलल भी होंगे। वरना हॉरिजॉन्टल ना भी हो, पैरेलल ये रहेंगे। तो जब भी मैं दो क्वांटिटीज, ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज के वेक्टर्स पैरेलल बनाऊं, आप फौरन समझ जाएंगे कि वो इन फेज है। तो इन फेज बताने के लिए मेरे पास कितने तरीके हैं। मैं ग्राफ की फॉर्म में इस तरह से ड्रॉ करके बता सकता हूं इन फेज है, मैं आपके सामने वर्ड्स की फॉर्म में बता सकता हूं, बोलकर बयान करके बता सकता हूं, मैं फेज डिफरेंस बताकर आपको बता सकता हूं कि दोनों क्वांटिटीज इन फेज हैं, या मैं दो वेक्टर सिंपल से ड्रॉ करके आपको बता सकता हूं कि ये दोनों इन फेज हैं। स्टूडेंट्स, आउट ऑफ फेज में अब मैं डिटेल में नहीं जाता, क्योंकि ये इस चैप्टर में आप लोग नहीं पढ़ेंगे। आइए चलते हैं ये लीड और लैग वाला जो केस था उस पे। अब स्टूडेंट्स, इसी ग्राफ को जरा इमेजिन कर लेते हैं यहां पर, और अब जरा गौर से देखिए कि हमारे पास ये दोनों ग्राफ मैंने अलग-अलग कर दिए। आपको मालूम है ये जो वेव 1 है, इस वेव 1 का मैं एक पीक वेक्टर यहां पर आपके सामने ड्रॉ कर सकता हूं, और मैं आपको अगर इसको वेरी करके दिखाऊं तो ये इस तरह से उस ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी का वेक्टर है जो रोटेट करेगा।
इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर आप वेव 2 का केस देखें तो वेव 2 आप देख रहे हैं स्टार्टिंग पर 0 पर नहीं है। अब स्टूडेंट्स मैं थोड़ी देर के लिए इसको थोड़ा सा आपके सामने ड्रॉ करके ये एक्स्ट्रा पोर्शन बना देता हूं। ये 0 है। अगर ये 0 है तो आपको मालूम है 0 पर वेक्टर हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, तो ये वेक्टर हॉरिजॉन्टल है। तो अगर ये इतना पोर्शन वेरी करे तो आपका वेक्टर यहां पर आ जाएगा। अब आप उस पोर्शन को भूल जाएं तो हमारे पास इस वेव का जो वेक्टर होगा उसकी स्टार्टिंग पोजीशन ये है, क्योंकि वो वेव 0 से स्टार्ट ही नहीं हो रही, वो तो 90 डिग्री से स्टार्ट हो रही है। अब स्टूडेंट्स दोनों वेव्स को और दोनों वेक्टर्स को मैं इकट्ठा कर रहा हूं आपके सामने। अब जरा दोनों वेव्स को इकट्ठे वेरी करता हूं। जब आपके सामने दोनों वेव्स को इकट्ठे वेरी करूंगा तो आप देख रहे हैं दोनों वेक्टर्स रोटेट हो रहे हैं, लेकिन आपने जो बात नोट करनी है वो ये है कि दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री है, जो कि ये बात की निशानदेही कर रहा है कि वेव 2 वेव 1 को 90 डिग्री लीड कर रही है या वेव 1 वेव 2 को 90 डिग्री लैग कर रही है। एक ही बात है, लेकिन 90 डिग्री इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट्स मैंने क्योंकि डायग्राम आपके लिए t इज इक्वल टू 0 के लिए बनानी है, तो t इज इक्वल टू 0 पर अगर मैं ये ग्राफ रोकूं तो आप देखेंगे कि t इज इक्वल टू 0 पर हमारे पास एक वेक्टर हॉरिजॉन्टल है और दूसरा वेक्टर उस पर 90 डिग्री जो है वो आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब मैं इसको यूं ड्रॉ करूंगा कि ये वेक्टर इस पॉइंट पर 0 है, तो इसको मैं इसका वेक्टर हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूंगा, वेव 1 का वेक्टर। और इसी तरह से ब्लू जो है इस पॉइंट पर 90 डिग्री है, मैक्सिमम पर है, तो ब्लू का वेक्टर आपके सामने ऐसे ड्रॉ करूंगा जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया डायग्राम के अंदर। और स्टूडेंट्स इनके दरमियान एंगल आप लोग देख रहे हैं कितना है, 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री का एंगल ये बता रहा है कि हमारे पास वेव 2 इज लीडिंग वेव 1 बाय 90 डिग्री या वेव 1 इज लैगिंग द वेव 2 बाय 90 डिग्री। तो लैग और लीड को बताने के भी मेरे पास कितने तरीके हैं। मैं वेव की फॉर्म में बनाकर बता सकता हूं, मैं अल्फाजों में बयान करके बता सकता हूं, और मैं आपके सामने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के जरिए भी बता सकता हूं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा बेसिकली आज का आर्टिकल। अब एक दो इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों से, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जरूरी नहीं है कि फेज डिफरेंस 90 डिग्री ही हो, फेज डिफरेंस 30 डिग्री भी होता है। उस सूरत में हमारे पास क्या होगा, उस सूरत में जब आप देखेंगे कि हमारे पास दो वेव्स 30 डिग्री पर हैं, तो जब आप उनके वेक्टर्स इमेजिन करेंगे तो आप देखेंगे उनके वेक्टर्स भी 30 डिग्री पर ही होंगे। इसी तरह अगर दो वेव्स के दरमियान फेज डिफरेंस 45 डिग्री हो तो आप देखेंगे जब उनके वेक्टर्स आप रोटेट करते हुए देखेंगे तो वेक्टर्स के दरमियान भी 45 डिग्री पर हैं। तो इस सूरत में जब 45 डिग्री वाला केस हम देखते हैं तो हम t इज इक्वल टू 0 पर इन दोनों को वेक्टर की फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये तो कोई भी एंगल हो सकता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जितने एंगल वो लीड कर रहा होगा वो उतने डिग्री ऊपर आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट बात, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपके सामने ये एक वेव डायग्राम बनाऊं तो आप लोग देख रहे हैं कि ये जो एक वेव है इसका यहां पर फेज डिफरेंस 0 है, और जो दूसरी वेव है उसको अगर मैं यहां पर बढ़ाऊं और फिर उसको वैल्यूज दूं तो फिर मुझे पता चलेगा इस पॉइंट पर उसका फेज है 270। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो दूसरी वाली वेव है ये पहली वाली वेव से 270 डिग्री आगे चल रही है। लेकिन इसकी बजाय हम ये कहना मुनासिब समझेंगे कि ये जो दूसरी वेव है ये पहली वेव से 270 आगे नहीं चल रही बल्कि 90 डिग्री पीछे चल रही है। उसकी वजह क्या है? तो मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि एक वेव दूसरी वेव से हमें कहना चाहिए कि 270 डिग्री लीड कर रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे। हम कहेंगे बजाय ये कहने के हम कहेंगे कि वो 90 डिग्री लैग कर रही है। उसकी वजह क्या? अगर आप देखें कि हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक हो और उस सर्कुलर ट्रैक पर दो लोगों एक दूसरे के पीछे भाग रहे हो तो आप इस पिक्चर को देखकर अंदाजा करेंगे कि ये जो शख्स है ये लीड कर रहा है और ये जो शख्स है ये लैग कर रहा है, उसके पीछे पीछे भाग रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर वो शख्स भागते भागते हाफ को भी क्रॉस कर जाए और आपके पीछे आ जाए तो फिर आप देखेंगे जब वो हाफ को क्रॉस कर जाएगा तो आप देखेंगे कि दिखने वाले शख्स को ये लगेगा जैसे ये शख्स जो है वो लीड कर रहा है और ये लैग कर रहा है, यानी बिल्कुल सिचुएशन ऑपोजिट होगी। तो अगर हमारे पास 180 डिग्री से बढ़ जाए आंसर तो फिर हम जो लैग है उसको लीड और जो लीड है उसको लैग कंसीडर करेंगे। तो बात यह है कि अगर हमारे पास ये वाला केस हो तो इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि 270 डिग्री लीड कर रही है बल्कि हम कहेंगे 90 डिग्री लैग कर रही है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का आर्टिकल। आई होप कि आज का आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।